Now let's start the last topic of chemical coordination and integration, that is mechanism of hormone action। अर्थात हार्मोन जो है वो अपना जो एक्शन दिखाता है, जो भी अपनी हरकत दिखाता है, मतलब सेल्स को मजबूर करता है किसी पार्टिकुलर बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देने के लिए, उसका मैकेनिज्म क्या है। आखिर हार्मोन अपना जो कार्य कर रहा है, जो वर्क कर रहा है, उसकी इंटायर कंप्लीट मैकेनिज्म क्या है, कैसे वो मजबूर करता है किसी सेल को अपना काम कराने के लिए। अब बेटा ये टॉपिक अक्सर आप कहते हो कि काफी कठिन है, और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, कठिन कुछ भी नहीं है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल बेस से। बेस अगर छोड़ दिया, हवा हवाई बातें करोगे तो बायो रट लोगे, समझ कभी नहीं पाओगे और एग्जाम में फंस जाओगे अच्छे सवालों में। ठीक, तो बेटा सबसे पहले बेसिक चीजें अच्छे से क्लियर करो, और अगर बेस क्लियर है तो समझो सब क्लियर है। यहां पर जैसे मान लीजिए मैंने एक सेल बनाई और ये एक ऐसी सेल है जो अभी एक हार्मोन पैदा करने वाली है। ठीक है, अब बेटा क्योंकि हम क्लोज वेस्कुलर सिस्टम का एग्जांपल है, मतलब ब्लड हम लोगों में वेसल्स के थ्रू बहता है, पाइप में बहता है, तो मैंने यहां पर बना दी एक क्लोज्ड वेसल जिसके अंदर से क्या बहता होगा, ब्लड। अब यहां पर मैंने क्या किया, बॉडी के पूरे पूरे ऑर्गन्स ना बनाकर उन ऑर्गन्स की कुछ सेल्स दिखा दी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने हार्ट की सेल दिखा दी, दैट इज कार्डियक सेल। ऐसे ही यहां पर मैंने इंटेस्टाइन की सेल दिखा दी, ऐसे ही यहां पर मान लीजिए मैंने लिवर की सेल दिखा दी, ऐसे ही मान लीजिए यहां पर मैंने टेस्टिस की सेल दिखा दी। ठीक है, अब टेस्टिस में बहुत सारी सेल्स पाई जाती है, उसमें से एक सेल दिखा दी। अब ये एक्चुअली में सेल्स रिप्रेजेंट जो है पूरे पूरे अंग को कर रही हैं, क्योंकि बेटा अंग जो है, ऑर्गन जो है वो किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। अब मेरी बात समझिएगा, मान लीजिए इस सेल ने ये हार्मोन बनाया, अच्छे से देखिएगा, और ये जो हार्मोन है अब ये चाहता है कि भैया ये अपना एक्शन दिखाए। अब ये तो एक्शन दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसे किस में डालना पड़ेगा, ब्लड में। हार्मोन क्या कैरी करते हैं, मैसेज। एक्चुअली में हार्मोन क्या है बेटा, मैसेंजर है। अब ये मैसेज लेकर जाएगा किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। ब्लड इस हार्मोन को लेकर पूरी बॉडी में दौड़ेगा। अब सवाल ये बनता है कि ये हार्मोन पूरी बॉडी में सर्कुलेट तो हो गया, लेकिन क्या ये अपना इफेक्ट बॉडी के हर एक ऑर्गन को दिखाएगा, बिल्कुल नहीं। हार्मोन अपना सिर्फ इफेक्ट दिखाएगा स्पेसिफिक टारगेट सेल, जो इसकी टारगेट सेल होगी। टारगेट सेल कहने का मतलब जिसके लिए ये बना हुआ है, जिस सेल पर ये एक्शन कर सकता है। अब सवाल बनता है कि हर सेल पर इफेक्ट क्यों नहीं दिखाएगा, तो भैया देखो, जैसे बेटा हर चाबी हर ताले में नहीं लग सकती, क्लियर। कोई चाबी है तो बेटा हर ताले में नहीं लगेगी, एक स्पेसिफिक ताले के लिए एक स्पेसिफिक चाबी होगी, क्लियर। वैसे ही अगर ये हार्मोन है तो इसको जो रिसीव करेगा, ठीक है, उसका एक पार्टिकुलर शेप होगा जो कहलाएगा इसका रिसेप्टर। रिसेप्टर मतलब जो हार्मोन को रिसीव करे। अब बेटा मान लो ये तुम्हारी कार्डियक सेल है, ठीक है। अब कार्डियक सेल का रिसेप्टर मान लीजिए इस शेप का है, तो अब बताइए कार्डियक सेल पे मौजूद ये जो रिसेप्टर है, क्या इससे ये हार्मोन जाकर की और लॉक मॉडल में बिल्कुल ताला और चाबी पैटर्न में क्या ये फिक्स हो पाएगा, नहीं। अब जैसे मान लीजिए इंटेस्टाइन की सेल है और इसका रिसेप्टर का शेप मान लीजिए ऐसा है, ठीक। अब मान लीजिए वैसे ये एक सेल थी, इसमें रिसेप्टर का शेप आपका ऐसा था, वैसे ये थी, इसमें रिसेप्टर का शेप आपका ऐसा था, ठीक है। अब अच्छे से देखो और देख के बताओ ए बी सी डी इन चारों में से ये हार्मोन जो कि स्फेरिकल शेप का है, फिट होने के चांस किसमें है बेटा, दूसरी वाली सेल में, मतलब ये इंटेस्टाइन वाली सेल में। तो हार्मोन जब पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होगा तो ये बेटा इस सेल के रिसेप्टर से नहीं चिपक सकता, की और लॉक मॉडल में नहीं फंसेगा, वो जाकर फंसेगा यहां पर। और जब ये इन रिसेप्टर से चिपक जाएगा तो ये कहलाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। सर ये रिसेप्टर क्या, बार बार रिसेप्टर किए जा रहे हो। रिसेप्टर सिंपली समझो, रिसेप्टर बड़ी बड़ी प्रोटीन्स होती हैं जो हार्मोन को रिसीव करेंगी, इसलिए नाम क्या पड़ गया, रिसेप्टर। और मैं अक्सर बोलता हूं अगर कभी हमें नहीं पता है कोई चीज किसकी बनी है तो खट से बोलिए प्रोटीन की। तो हर हार्मोन का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा। इसका भाई अगर ये रिसेप्टर है तो इससे फिक्स होने वाले हार्मोन का क्या पता शेप ऐसा हो, क्लियर। इससे फिक्स होने वाले हार्मोन का शेप क्या पता ऐसा हो, क्लियर। तो इसका मतलब हार्मोन के शेप के अकॉर्डिंग उसके रिसेप्टर का शेप होगा, क्लियर। तो हार्मोन अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पर जाकर चिपकेगा, और जब ये चिपकेगा तो यही बनाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक। अब इसके आगे मैं बातें करूं उससे पहले आपको मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं, उसे अच्छे से समझना बेटा। हार्मोन को हमने क्या किया, हार्मोन को हमने उसके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग, मतलब वो किस चीज का बना हुआ है, हार्मोन जो है वो किस चीज का बना हुआ है, किस केमिकल का बना हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हार्मोन को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहां पर बेस क्या है डिवाइड करने का, केमिकल नेचर। याद रखना जब भी किसी चीज को डिवाइड करते हैं
सबसे पहली चीज हमें क्या पता होनी चाहिए कि किस बेस पर डिवाइड कर रहा है। तो अब अगर हार्मोन का केमिकल नेचर प्रोटीनेशियस है, मतलब अमीनो एसिड की चेन है, प्रोटीन का बना हुआ या बोल दीजिए पेप्टोन का बना है या पेप्टाइड का बना है, ओवरऑल मतलब अमीनो एसिड की चेन है, तो हम बोलेंगे भाई वो हार्मोन क्या कहलाएगा, प्रोटीनेशियस हार्मोन। वैसे अगर हार्मोन आपका कोलेस्ट्रॉल या उसका डेरिवेटिव है तो वो हार्मोन आपके कहलाएंगे स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड बेटा असल में एक ग्रुप है केमिकल का, क्लियर। कोलेस्ट्रॉल और उसके डेरिवेटिव आपके क्या कहलाते हैं, स्टेरॉइड, क्लियर। अब बेटा वैसे ही आपका अगर हार्मोन आपका आयोडीन कंटेन रखता है, मतलब आयोडीन कंटेन करता है, मतलब उसमें आयोडीन मौजूद है, तो वो कहलाएंगे आपके थायराइड हार्मोन, क्लियर। और हार्मोन जो है आपके, जो थायराइड हार्मोन है, इसके बाद एक लास्ट आता है अमीनो एसिड डेरिवेटिव। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि हार्मोन अमीनो एसिड का डेरिवेटिव हो। अब बेटा अमीनो एसिड कौन सा यूजुअली यूज होता है, टायरोसिन। हार्मोन आपके टायरोसिन के डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। तो खैर मेनली हम ये तीन देखते हैं, लेकिन चौथा वाला भी मैंने आपको अलग से बताया, इसका हम यूज करते हैं। तो केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग हार्मोन हमने कितने ग्रुप में डिवाइड किया, 4। अमीनो एसिड की चेन है प्रोटीनेशियस, कोलेस्ट्रॉल उसका डेरिवेटिव है स्टेरॉइड, आयोडीन है उसमें मौजूद तो थायराइड, और अमीनो एसिड जैसे टायरोसिन का डेरिवेटिव है तो हम उसमें सिंपली क्या कर दिया, अमीनो एसिड डेरिवेटिव। अब आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीनेशियस हार्मोन। तो अब बेटा कौन कौन से हार्मोन प्रोटीनेशियस है, इसको याद करना बकलोलपन है, तो बेहतर है आप उन ग्लैंड का नाम याद रखिए जो प्रोटीनेशियस हार्मोन निकालती हैं, या ग्लैंड के पार्ट का नाम याद रखिए। तो सबसे पहले नाम आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन आपके प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, बात खत्म। अब चाहे जीएनआरएच की बात करिए, चाहे आप जो है सोमैटोस्टेटिन की बात करिए, ये सब के सब किस में जाएंगे, हाइपोथैलेमिक हार्मोन में। इसका मतलब ये सब के सब प्रोटीनेशियस हैं। अगला नंबर आता है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी हार्मोन। अब पिट्यूटरी हार्मोन आप पढ़ते हो बेटा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पास डिस्टालिस, पास इंटरमीडिया, पास नर्वोसा। तो पास डिस्टालिस आपके 6 हार्मोन निकालती है, वैसे ही आपकी पास इंटरमीडिया आपकी 1 हार्मोन निकालती है, दैट इज व्हाट, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और पार्स नर्वोसा बनाती तो नहीं है लेकिन सिक्रीट करती है आपकी ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जो बनाता कौन है, हाइपोथैलेमस। तो जितने भी हार्मोन है वो सबके सब आपके कैसे होंगे, प्रोटीनेशियस। अगला बेटा पिट्यूटरी के बाद नंबर आता है आपका पैराथायरॉइड का। पैराथायरॉइड ग्लैंड हमें पता है पैराथ हार्मोन निकालती है, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड। अगला नंबर आता है आपका पैराथायरॉइड के बाद पैंक्रियाज। हमें पता है पैंक्रियाज निकालती है इंसुलिन और ग्लूकागॉन, तो बेटा पैंक्रियाज के इंसुलिन ग्लूकागॉन भी कैसे हुए, प्रोटीनेशियस हार्मोन। वैसे ही लास्ट आपका आता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा निकाले गए मोस्टली हार्मोन, एग्जांपल के तौर पर मैंने ले लिया एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। मोस्टली हार्मोन जो प्लेसेंटा निकालती वो प्रोटीनेशियस होते हैं। यहां पर देखो 4 P's यूज हो रहे हैं, ठीक है, और ये क्या हो गया, प्रोटीनेशियस हार्मोन है। इनके द्वारा निकाले गए हार्मोन प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। नेक्स्ट इज स्टेरॉइड हार्मोन। बेटा एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स द्वारा निकाला गया हार्मोन। क्या बोला मैंने, एड्रीनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है उससे अगर हार्मोन निकल रहा है तो वो आपके क्या कहलाएंगे, स्टेरॉइड हार्मोन, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल या उनके डेरिवेटिव से बने होते हैं, ठीक है। अब बेटा एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स हमें पता है 3 मेजर ग्रुप निकालते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और आपके लास्ट है गोनेडोकॉर्टिकॉइड। तो बेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में जैसे आपका कॉर्टिसोल आ गया, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में जैसे एल्डोस्टेरॉन आ गया, ठीक है, ऐसे ही आपका गोनेडोकॉर्टिकॉइड में जैसे आपका टेस्टोस्टेरॉन आ गया। तो ये आपके क्या होंगे, स्टेरॉइड हार्मोन। एड्रीनल कॉर्टेक्स के साथ साथ जो हमारे गोनैड्स हैं, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। टेस्टिस बेटा हमारा क्या निकालता है, टेस्टिस हमारा टेस्टोस्टेरॉन निकालता है, वहीं पर ओवरी हमारी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन निकालती है। तो ये सब के सब किस में आएंगे, स्टेरॉइड हार्मोन में। अच्छा नेक्स्ट आता है आपका थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन मतलब यहां पर मेनली बात की जाती है T3 और T4 की। किसकी, T3 और T4। जो T3 T4 है बेटा इनमें आयोडीन पाया जाता है। T3 में आपके 3 आयोडीन के एटम होते हैं, T4 में आपके 4 आयोडीन के एटम होते हैं। तो ये किस में आ गए, आपके थायराइड हार्मोन में। थायराइड हार्मोन इन्हीं को हम बोल देते हैं थायरोनिन या थायरोआइडोथायरोनिन, ठीक है। अब बेटा बात है अमीनो एसिड डेरिवेटिव। अमीनो एसिड के जो डेरिवेटिव वाले हार्मोन हैं, अमीनो एसिड कौन सा बेटा, टायरोसिन, गॉट इट। अमीनो एसिड के डेरिवेटिव में आते हैं आपके एड्रीनल मेडुला से निकाले गए हार्मोन। एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल मेडुला हमारे क्या निकालती है, कैटकोलामाइन। कैटकोलामाइन कितने प्रकार के, 2। एक क्या होता है आपका एड्रीनलिन, दूसरा क्या होता है आपका नॉर एड्रीनलिन, ठीक है। तो आपका एमिनो एसिड डेरिवेटिव में नाम किसका आ गया, टायरोसिन, गॉट इट। अच्छा अब
ये हमने जो इतनी बातें सीखी हैं, ठीक है, इसी के बेस पर हम सारी चीजें निकालते चले जाएंगे। अब सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अगर मैं बोलूं एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच बेटा कौन सा कैसा केमिकल नेचर होगा उसका, तो हमें पता है एफएसएच कौन निकालती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका मतलब एफएसएच कैसा होगा, प्रोटीनेशियस नेचर का होगा। आओ ऐसे दूसरा एक और लगाते हैं सवाल। अगर मैं पूछूं आपसे एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन हमें पता है कि एस्ट्रोजन हमारा ओवरी निकालती है जो कि फीमेल में गोनैड्स कहलाती है। तो आपका एस्ट्रोजन भी क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन क्या हो जाएगा आपका, स्टेरॉइड हार्मोन। गॉट इट। T3 T4 आपका किस में आ जाएगा, ये थायराइड हार्मोन में आ जाएगा, क्योंकि बेटा इसमें आयोडीन मौजूद होता है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव में आपका एड्रिनल ग्लैंड की मेडुला आ जाएगी। एड्रिनल ग्लैंड की मेडुला आने का मतलब क्या हुआ बेटा, कैटकोलामाइंस। ठीक है, कैटकोलामाइन कितने प्रकार के, दो, एक आपका कहलाता है एड्रिनलिन, एक नॉर एड्रिनलिन। मतलब एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन ये दोनों अमीनो एसिड के डेरिवेटिव हैं। अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर मैं पूछूं आपसे एपिनेफ्रिन उसका केमिकल नेचर क्या होगा, ठीक है, अब आपको आंसर देना है। एपिनेफ्रिन, कॉमन सेंस लगाइए, एड्रिनलिन का ही दूसरा नाम एपिनेफ्रिन है। और एड्रिनलिन बेटा क्या किसमें आते हैं, कैटकोलामाइन। कैटकोलामाइन कौन निकालती है, एड्रिनल मेडुला। तो इसका मतलब एपिनेफ्रिन किसमें आएगा, अमीनो एसिड डेरिवेटिव में। गॉट इट, इतनी बातें एकदम क्लियर। तो बेटा आपका T3 T4 ये किस में आएगा, ये थायराइड हार्मोन है, दैट इज हम इसे आइडोथायरोनिन भी बोल सकते हैं। इस तरीके से हमने कंप्लीट बातें कर ली। अब देखिए हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो अब अच्छे से समझिएगा मेरी बात को कि बेटा जो रिसेप्टर आपने पढ़े अभी, रिसेप्टर किस चीज के बने होते हैं, रिसेप्टर बने होते हैं प्रोटीन के। तो अब देखिएगा, मान लीजिए यहां पर मैंने आपके सामने बनाई एक सेल, ठीक है, अच्छे से देखना बेटा, ये मैंने बना दी सेल, और ये हो गया आपका सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर बेटा क्या मौजूद होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए। चलो अब अच्छे से देखना बेटा, हमें पता है कि डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, एमआरएनए से ट्रांसलेट होकर क्या बनती है, प्रोटीन। और बेटा हमें पता है कि न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर पाए जाते हैं, इन पोर को हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं। अब अच्छे से समझना। अब देखो बेटा रिसेप्टर कहां कहां पाए जा सकते हैं। अगर आपका जो रिसेप्टर मेम्ब्रेन में धसा हुआ है, कहां पर, मेम्ब्रेन में धसा हुआ है, तो हम इसका सिंपली नाम क्या रख सकते हैं, मेम्ब्रेनस रिसेप्टर, क्योंकि ये कहां पर धसे हुए हैं, मेम्ब्रेन में, तो ये हमने क्या बोल दिया, मेम्ब्रेनस रिसेप्टर। अगर आपका रिसेप्टर आपका साइटोप्लाज्म में मौजूद है तो हम इसे सिंपली क्या बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। गॉट इट। और अगर आपका रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है तो हम इसे क्या बोल देंगे, न्यूक्लियर रिसेप्टर। ठीक है, तो रिसेप्टर कितने टाइप के हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। आपका मेम्ब्रेन में मौजूद है मेम्ब्रेनस रिसेप्टर, साइटोप्लाज्म में मौजूद है साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, और अगर आपका ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है तो न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो बेटा अगर मैं चाहूं तो ऐसा भी कह सकता हूं कि जो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर है और न्यूक्लियर रिसेप्टर है ये सेल के अंदर है। अंदर के लिए वर्ड क्या यूज होता है, इंट्रा। तो इन दोनों को मिलाकर मैं सिंपली कह सकता हूं ये है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में कितनी चीजें आई, दो चीजें आई, एक आपका आया साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर और एक आपका आया न्यूक्लियर रिसेप्टर। लेकिन मोस्ट ऑफ द हार्मोन अगर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर यूज कर रहे हैं तो उसमें ये यूज करते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर। याद रखना मेनली यूज कौन सा होता है, न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो आपके मैं कह सकता हूं रिसेप्टर दो पार्ट में डिवाइड कर दिए गए, मेम्ब्रेनस रिसेप्टर और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर में कितने आए, दो, वन इज साइटोप्लाज्मिक एंड वन इज न्यूक्लियर रिसेप्टर। अब अच्छे से इसको समझिएगा, इसकी कहानी क्या है। तो रिसेप्टर फाइनली जो हार्मोन को रिसीव करेगा, गॉट इट, वो आपका क्या कहलाएगा, आपका जो हार्मोन को रिसीव करेगा रिसेप्टर। क्या होते हैं, सिंपली क्या होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं बड़े बड़े साइज के, जिनसे जब हार्मोन फिक्स होगा तो बनेगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब अच्छे से आगे की कहानी देखिएगा, आगे की कहानी क्या है। देखो बेटा अब एक बात सुनना, अगर हार्मोन प्रोटीन का बना हुआ है, क्या बोला, अगर हार्मोन आपका प्रोटीन का बना हुआ है या आपका कैटकोलामाइन है, ठीक है, कैटकोलामाइन मतलब जो आपका एड्रीनल ग्लैंड का मेडुला निकालता है, या आपका हार्मोन कैटकोलामाइन है, नाम पकड़ो ना, एमाइन आ रहा, अमीनो एसिड का डेरिवेटिव होगा ना। तो बेटा अगर प्रोटीनेशियस नेचर क्या है या कैटकोलामाइन है तो ये दोनों आपके जाकर फिट होते हैं हार्मोन मेम्ब्रेनस रिसेप्टर पे। पहली बात अच्छे से सुनिएगा मेरी बात को, ये आपके जाकर कहां पर फिट होंगे, मेम्ब्रेनस रिसेप्टर पर। और अगर आपका हार्मोन जो है वो आपका थायराइड नेचर का है, थायराइड नेचर का कहने का मतलब क्या हुआ, आइडोथायरोनिन है, ठीक है, या आप इसे आइडोथायरोनिन कह दो,
आइडोथायरोनिन, मतलब बात हो गई T3 और T4 की। आइडोथायरोनिन है तो ये आपका अटैक करता है न्यूक्लियर रिसेप्टर पर डायरेक्ट, मतलब ये हार्मोन जाकर चिपकेगा सीधे न्यूक्लियस में मौजूद रिसेप्टर से, मतलब सेल के अंदर सीधे एंट्री कर जाएगा। और अगर आपका हार्मोन स्टेरॉइड नेचर का है, मतलब कोलेस्ट्रॉल या उसका डेरिवेटिव, तो ये आपका साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से भी चिपक सकता है और न्यूक्लियर रिसेप्टर से भी चिपक सकता है। तो सर दोनों में हम आंसर कौन सा लगाएंगे? न्यूक्लियर रिसेप्टर, क्योंकि मैक्सिमम स्टेरॉइड हार्मोन आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर से ही चिपकते हैं। तो इस बात को मैं यहां पर कट कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपसे पूछे साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर रिसेप्टर में ज्यादा कौन यूज होता है? न्यूक्लियर रिसेप्टर। यहीं से बात प्रूव हो जाती है। गॉट इट? एनसीईआरटी ने से मेनली लिख के आगे बढ़ गया है अब, लेकिन आपको पता होना चाहिए मेनली कहने का मतलब क्या है, क्योंकि मैक्सिमम स्टेरॉइड हार्मोन आपके किससे चिपकते हैं? न्यूक्लियर रिसेप्टर से। साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर बहुत कम हार्मोन यूज करते हैं। रीजन क्या है वो अभी हम आगे बात करेंगे। तो यहां तक हमें बातें क्लियर हो गई हैं कि प्रोटीनेशियस और कैटकोलामाइन है तो मेम्ब्रेनस रिसेप्टर से हार्मोन जाकर चिपकेगा, आइडोथायरोनिन है तो न्यूक्लियर रिसेप्टर से, स्टेरॉइड है तो भी न्यूक्लियर रिसेप्टर से। गॉट इट? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए एफएसएच दैट इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या बोला? एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बताइए ये हार्मोन, इसका रिसेप्टर कहां पर पाया जाएगा? मतलब कौन है जो इस हार्मोन को अपने में फिट करेगा? इसका रिसेप्टर कहां पर होगा? मेम्ब्रेनस या न्यूक्लियर? कॉमन सेंस लगाएंगे कि एफएसएच कौन निकालता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा निकाले गए हार्मोन कैसे होते हैं? प्रोटीनेशियस नेचर के। और प्रोटीनेशियस नेचर के जो हार्मोन होते हैं वो कहां पर चिपकते हैं? मेम्ब्रेन पर। इसका मतलब एफएसएच क्या हुआ? मेम्ब्रेनस रिसेप्टर पर जाकर चिपकेगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं बात करूं एस्ट्रोजन की, किसकी बोला? एस्ट्रोजन की। अब पूछ रहा है कि बताइए एस्ट्रोजन का रिसेप्टर कहां पर पाया जाएगा, या ऐसे पूछ ले कि एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जाकर कहां पर चिपकेगा, मतलब कहां पर बिल्कुल ये जो चाबी है इसका ताला कहां पर मौजूद है जिसमें जाकर ये फिट होगा। तो बेटा हमें पता है एस्ट्रोजन क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन है। और स्टेरॉइड हार्मोन के रिसेप्टर मेनली किसमें पाए जाते हैं बेटा? न्यूक्लियस के अंदर। इसका मतलब एस्ट्रोजन किधर जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। इतनी बातें एकदम क्लियर। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं बेटा। तो सिंपली हम समझ गए, हमने देखो क्या खेला, कैसे हमने क्या किया बेटा, हमने सबसे पहले देखा केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग हमने चीजों को डिवाइड किया। ठीक है, अब इधर देखिएगा केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। पहले तो मैंने आपको 3 बोला, फिर मैंने आपको एक लास्ट में बताया अमीनो एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, अब बेटा हार्मोन आपके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग 4 प्रकार के, प्रोटीनेशियस, स्टेरॉइड और आपका आइडोथायरोनिन और अमीनो एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, थायराइड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वैसे अगर लिखना चाहो एनसीईआरटी को कॉपी करना चाहो तो इसे लिख सकते हो आइडोथायरोनिन। ठीक है, अब बेटा हमने क्या किया? प्रोटीनेशियस नेचर का हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पैराथायराइड, पैंक्रियाज और प्लेसेंटा द्वारा निकाला गया। स्टेरॉइड नेचर का एड्रिनल कॉर्टेक्स और गोनैड, ये आपके स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन निकालते हैं। आइडोथायरोनिन में आ गया आपका T3 और T4। अमीनो एसिड डेरिवेटिव में आ गया आपका अमीनो एसिड डेरिवेटिव में आ गया, मतलब टायरोसिन का डेरिवेटिव होगा एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला द्वारा निकाला गया हार्मोन। गॉट इट? मतलब कैटकोलामाइन, नाम पकड़ लो यार, कैटकोलामाइन, एमाइन आ रहा अमीनो एसिड डेरिवेटिव। गॉट इट? अब इसके बाद बेटा हमने क्या कहा? हमने आपको इनका केमिकल नेचर बताने के बाद सीधे आपको बताया कौन किसके रिसेप्टर कहां पर पाए जाएंगे। प्रोटीन कैटकोलामाइन वाले मेम्ब्रेन पे पाए जाएंगे, आइडोथायरोनिन के रिसेप्टर पाए जाएंगे, मतलब थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर न्यूक्लियस में, और मैक्सिमम स्टेरॉइड हार्मोन के रिसेप्टर न्यूक्लियस में। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा न्यूक्लियस ही मारना आंसर, वरना आंसर गलत हो जाएगा। दैट्स व्हाई एनसीईआरटी मेनली लिखती है कि साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर में मेनली ब्रैकेट मिलकर मेनली न्यूक्लियर रिसेप्टर, ठीक है, वो यूज करते हैं हार्मोन। गॉट इट? अब चलिए, अब अगर हम आगे बातें करना शुरू करें, इधर देखिएगा बेटा, हार्मोन का जो एक्शन है, क्या बोला? हार्मोन का जो एक्शन है वो 3 तरीके से हो सकता है। या तो हार्मोन मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज कर देगा, हार्मोन मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज करके एक्शन दिखा सकता है। तो हार्मोन एक्शन कैसे दिखाएगा? बाय चेंजिंग परमियाबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, बाय चेंजिंग परमियाबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। अब बेटा इसमें एक एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है बेटा, हमें पता है कि जो हमारी न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है, ये मान लीजिए एक न्यूरॉन है। ठीक है, क्योंकि एक नया मैं यूज कर ले रहा हूं पेज, इधर ये मान लीजिए हमारी एक न्यूरॉन है। ठीक है, अब न्यूरॉन से हमें पता है कि इंपल्स कंडक्ट होती है और ये हमारी दूसरी न्यूरॉन है। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो मैसेज इस न्यूरॉन से आ रहा है वो मैसेज जो है अगली न्यूरॉन में भी जाए। ठीक है, अब देखना बेटा अच्छे से, होता क्या है, यहां पर क्या मौजूद होते हैं? बुलबुले मौजूद होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल, और इन्हीं के अंदर भरा है केमिकल एसिटिलकोलाइन। जब आपका मैसेज आता है
तो क्या होता है, इन बुलबुलों से ये एसिटिल कोलाइन बाहर निकलता है, और एसिटिल कोलाइन बाहर निकलता है, यहां पर एसिटिल कोलाइन के रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये मैं सोच के पढ़ा रहा हूँ, आप चैप्टर नंबर 21 जानते हो, ठीक है। अब एसिटिल कोलाइन जाकर अपने रिसेप्टर पर चिपकता है, और ये रिसेप्टर किस पे पाए जा रहे हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, गॉट इट। अब जैसे इस रिसेप्टर पर चिपकता है तुरंत सोडियम गेटेड चैनल खुल जाते हैं और सोडियम न्यूरॉन के अंदर घुसने लगता है और इंपल्स कंडक्ट हो जाती है, गॉट इट। तो यहां पर एसिटिल कोलिन नाम का जो हार्मोन है इसने कैसे एक्शन दिखाया, बाय चेंजिंग द परमेबिलिटी। ये हम पढ़ते हैं ना नर्व इंपल्स कंडक्शन में, एनसीईआरटी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पेज नंबर 3, वहां पर हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ नर्व इंपल्स कंडक्शन। तो ये क्या हुआ, मैसेज आया, एसिटिल कोलिन निकला, अपने रिसेप्टर पे चिपका, रिसेप्टर से क्या हुआ बेटा, रिसेप्टर पे जैसे ही आया मैसेज तुरंत गया इस सेल के पास, सोडियम गेटेड चैनल खुल गए, सोडियम घुस गया अंदर। तो अब मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को चेंज करके इन्होंने क्या किया, हार्मोन ने अपना एक्शन दिखाया। चलिए अब हम वापस वहीं चलते हैं। अब बेटा अगर हम वापस देखें तो यहां पर मैंने क्या कहा, बाय चेंजिंग परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, ये हुआ पहला तरीका जिससे हार्मोन अपना एक्शन दिखाते हैं। अच्छा, दूसरा हार्मोन क्या कर सकता है, दूसरा कर सकता है हार्मोन बाय एक्टिवेटिंग इंजाइम्स, अर्थात इंजाइम्स को एक्टिवेट करके हार्मोन अपना एक्शन दिखा सकता है। और ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, कि इंजाइम्स एक्टिवेट करने वाले हार्मोन आपके होते हैं दो, एक आपका प्रोटीनेशियस हार्मोन और एक आपका कैटकोलामाइन। ये क्या करते हैं, इनका काम है इंजाइम्स को एक्टिवेट करना। अच्छा, प्रोटीनेशियस और कैटकोलामाइन का रिसेप्टर कहां पर पाया जाएगा, मेम्ब्रेन पे पाया जाएगा, गॉट इट। तो क्या ये हार्मोन आपके प्रोटीनेशियस और कैटकोलामाइन क्या ये सेल के अंदर घुस पाते हैं, नहीं, तो ये सेल के अंदर नहीं जाते हैं, ये मेम्ब्रेन पे ही चिपके हुए रिसेप्टर से जाकर चिपक जाते हैं और किसी ना किसी एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं। और जब एंजाइम एक्टिवेट होगा तो रिएक्शन चलेगी तो एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट बनेगा। अब प्रोडक्ट बनेगा तो उससे बायोकेमिकल चेंज आएगा, अल्टीमेटली फिजियोलॉजी में चेंज आएगा। अच्छा, तीसरा और आखिरी हार्मोन के एक्शन का तरीका बाय इंटरेक्शन विद जीन, अर्थात सीधे जाकर डीएनए पे मौजूद जीन के साथ इंटरेक्शन रखना, बाय इंटरेक्शन विद जीन। अब एक एक करके मैं सबका पोस्टमार्टम करता हूं। अच्छा बेटा, जीन से इंटरेक्शन करते हैं आपके आइडोथायरोनिन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आईटी, आइडोथायरोनिन, और इसके साथ साथ स्टेरॉइड हार्मोन, ये दोनों आपके सीधे जीन पर अटैक करते हैं, ठीक है। अब रटना नहीं, अब इनका कॉन्सेप्ट देखो क्या है। मान लीजिए यहां पर मैंने बना दिया एक मेम्ब्रेनस रिसेप्टर, ठीक है, ये मैंने बना दिया मेम्ब्रेनस रिसेप्टर, अच्छे से देखिएगा। अब इसके बाद तुम्हें टॉपिक कठिन कभी नहीं लगेगा, मतलब फिर ऐसा पढ़ लोगे कि पढ़ा दोगे किसी को। अब इधर देखना बेटा, ये आपका हो गया मेम्ब्रेनस रिसेप्टर, मेम्ब्रेन में मौजूद रिसेप्टर, ठीक है। अब बेटा बताओ, मेम्ब्रेनस रिसेप्टर से किस केमिकल नेचर के हार्मोन जाकर चिपक सकते हैं, प्रोटीनेशियस या कैटकोलामाइन, वही जाकर इससे चिपकेंगे। अब यहां पर मैंने बना दिया आपके लिए सेल के अंदर न्यूक्लियस, अच्छे से देखिएगा, ये मैंने बना दिया न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया सेल का न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है बेटा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए, ठीक। और यहां पर मौजूद है मान लीजिए न्यूक्लियर रिसेप्टर, जिसका शेप मैंने ऐसे फर्जी बना दिया, ठीक है, ये हो गया आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर। ये मैंने बना दिया साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, जो यूज ही नहीं होते जल्दी, ठीक है। मैंने कहा था इंटरसेलुलर रिसेप्टर दो प्रकार के, साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर, ज्यादातर यूज होंगे न्यूक्लियर, ठीक है। और स्टेरॉइड हार्मोन मोस्टली यूज क्या करेंगे, न्यूक्लियर रिसेप्टर, बताया था अभी, ठीक है। और थायराइड तो यही यूज करेगा। तो अब बेटा समझना अच्छे से, मेम्ब्रेनस रिसेप्टर पर जाकर कौन से हार्मोन चिपकते हैं, मेम्ब्रेनस रिसेप्टर पर जाकर चिपकते हैं आपके प्रोटीनेशियस नेचर के और कैटकोलामाइन, ठीक है। अब बेटा यहां पर मान लीजिए हार्मोन आया और ये हार्मोन इस शेप का था, अब अल्टीमेटली जाकर इसी में ये बॉल फिट हो गई, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये बन जाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये आपका क्या कहलाएगा, शॉर्ट में HR कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये हार्मोन अंदर तो जा नहीं पाया, तो अब ये बाहर ही बाहर से क्या करेगा, ये इंजाइम को क्या करेगा, एक्टिवेट। ई मतलब क्या हो गया, इंजाइम, इंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। जब इंजाइम एक्टिवेट होगा तो मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेगी, मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेगी तो कोई ना कोई बेटा बायोकेमिकल चेंज आएगा, सीधी सी बात है, नया केमिकल बनेगा। बायोकेमिकल चेंज आने से बेटा क्या आएगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा, अर्थात सेल की फिजियोलॉजी में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेम्ब्रेनस रिसेप्टर से चिपकने वाले हार्मोन जो प्रोटीनेशियस नेचर के या कैटकोलामाइन नेचर के होते हैं, वो आपके सेल के अंदर नहीं घुस पाते, वो सिर्फ और सिर्फ एंजाइम को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। लेकिन अब अगर मैं बात करूं स्टेरॉइड हार्मोन की, कौन से हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन की, या मैं बात करूं आइडोथायरोनिन की। अब बेटा स्टेरॉइड हार्मोन या आइडोथायरोनिन की बात करें, जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया
स्टेरॉइड नेचर का है या मान लीजिए कोई आइडोथायरोनिन है, ठीक है, ये हार्मोन है, ये हार्मोन सीधे जाएगा न्यूक्लियर रिसेप्टर के पास और यहां जाकर ये क्या हो गया, फिट। अब जब ये यहां पर जाकर फिट हो गया तो यहां पर क्या बन गया बेटा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना है ये जाकर अटैच्ड हो जाता है डीएनए से। जब ये डीएनए से जाकर चिपकेगा तो डीएनए से ये बनवाएगा ढेर सारे एमआरएनए और एमआरएनए आपका ट्रांसलेट होकर बनाएगा प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो है जो बना है इसकी वजह से बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा, दैट इज चेंज आएगा। इस तरीके से हार्मोन ने अपना एक्शन दिखा दिया। अब एक बात यहां पर समझिए, क्या ये वाला हार्मोन जो है क्या ये सेल के अंदर जा पाया? नहीं, जिस भाई मैं उस हार्मोन की बात कर रहा हूं जिसका रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे पाया जा रहा है, नहीं, ये अंदर नहीं जा पाया। तो इसका मतलब एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए इसे कहीं ना कहीं किसी एक और मैसेंजर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये अंदर तो जा नहीं पाया। अब बेटा मुद्दा ये बनता है कि सर जब ये हार्मोन जो मेम्ब्रेनस रिसेप्टर पे जाकर चिपकता है, जब ये अंदर एंट्री ही नहीं कर पा रहा है तो फिर ये एंजाइम को एक्टिवेट कैसे कर रहा है? क्वेश्चन अराइजेस, है ना। तो अब बेटा सोचना, देखो होता क्या है यहां पर बेटा, पहले मैंने पूरी मैकेनिज्म नहीं बताई, पहले मैंने जानबूझ के आपको डायरेक्ट बताया कि बेटा जो एंजाइम मेम्ब्रेनस रिसेप्टर से जाकर चिपकेगा और बनाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, वो एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। लेकिन आपके मन में सवाल आना चाहिए, सर जब हार्मोनवा अंदर गया ही नहीं तो एक्टिवेट कैसे कर रहा है? तो होता क्या है, अब थोड़ी सी इसकी कहानी समझना, बस एक स्टेप आपको समझनी है कि जब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये यहां पर बनाता है सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर क्यों बोला बेटा? क्योंकि पहली बार मैसेज लेकर कौन आया? आपका हार्मोन, ठीक है। इधर देखो बेटा जल्दी से, इधर मैंने पहले पेज पे आपको यहीं पर दिखाया था कि पहले पेज पर मैंने आपको दिखाया कि आपका जो हार्मोन है वो ये गया और जाकर यहां पर चिपक गया, ठीक है। तो हार्मोन मैसेज लेकर यहां से यहां तक ले आया, तो इस वजह से हार्मोन को क्या बोला? प्राइमरी मैसेंजर। लेकिन अभी अंदर तो जा नहीं पाया, क्यों? क्योंकि ये प्रोटीनेशियस या कैटेकोलामाइन नेचर का था, जिसका रिसेप्टर आपका ये मेम्ब्रेन पे पाया जाता था। अब ये एंजाइम को, अगर इस एंजाइम को एक्टिवेट करना चाहता है तो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? ये इस हार्मोन के मैसेज को इस एंजाइम तक पहुंचाना चाहेगा। अब उसके लिए इसे यहां पर बनाना पड़ेगा सेकेंडरी मैसेंजर, जो इस एंजाइम को क्या करेगा? एक्टिवेट। तो दैट्स व्हाई हार्मोन को हम बोलते हैं प्राइमरी मैसेंजर, और आपका हार्मोन उस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स अब जो बनाएगा बेटा मैसेंजर, उसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। तो चलिए अब बेटा हम देखते हैं सेकेंडरी रिसेप्टर की कहानी क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर, सॉरी सेकेंडरी मैसेंजर। बेटा सेकेंडरी मैसेंजर बहुत सारे केमिकल सेकेंडरी मैसेंजर की तरह बिहेव कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर 3 फेमस मैं नाम ले रहा हूं। एक आपका हो गया साइक्लिक एएमपी, ये शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, पूरा बोले तो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, या आपका यूज होता है इन्नोसाइटॉल। ये आपका एक केमिकल कंपाउंड है, सुनने में डरावना है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सुन के डरावना नहीं लगता क्योंकि हम बचपन से सुन रहे हैं, गॉट इट। तो बस वैसे ही इन्नोसाइटॉल एक कंपाउंड है, गॉट इट। साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम आयन, कैल्शियम मत बोलना, कैल्शियम आयन, ये आपके 3 मेन आपके सेकेंडरी मैसेंजर हैं, जो क्या करेंगे? जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना रहा है, अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी मैसेंजर क्रिएट करेगा और ये जाकर एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। तो फाइनल शॉर्ट में मैं ये बात बोलना चाहूंगा आपसे, तो जवानों इधर देखना कि मेम्ब्रेनस रिसेप्टर से जो हार्मोन चिपकेंगे, मतलब प्रोटीनेशियस और कैटेकोलामाइन वाले। प्रोटीनेशियस कौन कौन से? पिट्यूटरी के हार्मोन हो गए, पैराथायराइड के हो गए, पैनक्रियास के हो गए, प्लेसेंटा का HCG हो गया और हाइपोथैलेमिक हार्मोन हो गया। ये क्या क्रिएट करते होंगे? सेकेंडरी मैसेंजर। वहीं पर आपके थायराइड हार्मोन हो गए, मतलब आइडोथायरोनिन, और आपका हो गया स्टेरॉइड हार्मोन। ये क्या करते हैं बेटा? ये आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर पर जाकर चिपकते होंगे, डायरेक्ट सेल के अंदर एंट्री करते हैं, तो इन्हें किसी सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट सेल के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो अब बेटा जब डायरेक्ट सेल के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो इसका मतलब इन्हें सेकेंडरी मैसेंजर चाहिए नहीं, ये एंट्री नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से इन्हें चाहिए। तो बेटा थायराइड और स्टेरॉइड वाले डायरेक्ट सेल के अंदर घुसते हैं और न्यूक्लियर रिसेप्टर पर जाकर चिपक जाते हैं और बनाते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। इस केस में क्या होगा? ये जाकर चिपकेगा डीएनए से, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पूरा जाकर चिपकेगा डीएनए पर, डीएनए से बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, और बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा। इस तरीके से हमने मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन पूरे का पूरा देख लिया। अब बेटा मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, अच्छे सवाल है। पहला कि ये बताइए इंट्रासेलुलर रिसेप्टर और आपके मेम्ब्रेनस रिसेप्टर, इन दोनों में से
बताइए किसमें कौन से रिसेप्टर से हार्मोन जाकर चिपकेगा तो आपका सेकेंडरी मैसेंजर बनेगा? मेम्ब्रेनस रिसेप्टर से जो हार्मोन चिपकेंगे तभी बनेगा सेकेंडरी मैसेंजर। गॉट इट? क्योंकि जो अंदर घुस गया उसको जरूरत ही नहीं। मतलब थायराइड और स्टेरॉइड हार्मोन के केस में क्या होगा बेटा? सेकेंडरी मैसेंजर नहीं बनता होगा। वहीं पर मेम्ब्रेनस रिसेप्टर से जो हार्मोन चिपकेंगे मतलब प्रोटीनेशियस और कैटकोलामाइन, उनमें बनेगा आपका सेकेंडरी मैसेंजर। तो पूछ सकता है क्वेश्चन, पिट्यूटरी का कोई हार्मोन दे देगा, पैराथायराइड का दे देगा, पैंक्रियास का दे देगा, प्लेसेंटा का दे देगा, पूछ लेगा बताओ इसमें सेकेंडरी मैसेंजर बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। कौन कौन? साइक्लिक एमपी, इनोसाइटोल, कैल्शियम आयन, इन तीनों में कोई भी यूज हो सकता है। इस तरीके से हमने पूरे का पूरा खत्म कर लिया। अब बेटा एक बार इसको जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहले पेज से जाते हैं। हम सीख रहे थे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन, और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि खत्म होने के बाद डाउट नहीं बाकी होगा। और एक भी बात मैंने एनसीईआरटी से बाहर जाकर नहीं करी, बस मैंने क्या किया, एनसीईआरटी की ही बातों को मैंने क्या किया, एनसीईआरटी की ही बातों को सिस्टमैटिक तरीके से सजा के आपको सिखा दिया। तो सबसे पहले इस सेल ने हार्मोन बनाया जिसका एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा उसके स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन की सेल्स में। अब बेटा वो जाकर उससे चिपकेगा तो बनेगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स अगर मेम्ब्रेनस रिसेप्टर है तो मेम्ब्रेन पे ही बनेगा, मेम्ब्रेन में बनेगा तो सेकेंडरी मैसेंजर चाहिए होगा। और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स आपका न्यूक्लियस में मौजूद रिसेप्टर से भी बन सकता है और साइटोप्लाज्म में भी मौजूद रिसेप्टर से बन सकता है। इसके बाद हमने आपको केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग हार्मोन्स को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रोटीनेशियस, स्टेरॉइड, आइडोथायरनिन और अमीनो एसिड डेरिवेटिव। कौन सा अमीनो एसिड की डेरिवेटिव? टायरोसिन। प्रोटीनेशियस में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पैराथायराइड, पैंक्रियास और प्लेसेंटा। स्टेरॉइड में आ गए एड्रिनल कॉर्टेक्स और गोनैड्स। और आइडोथायरनिन में T3 T4, अमीनो एसिड डेरिवेटिव में टायरोसिन। टायरोसिन के ये डेरिवेटिव होंगे और ये निकालती होगी एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला कैटकोलामाइन निकालती है जो 2 प्रकार के एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। अच्छा बेटा स्टेरॉइड हार्मोन में मैं 2-3 नाम और लेना चाहूंगा, जैसे आपका हो गया कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रेडियोल। क्या बोला? कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रेडियोल, प्रोजेस्टेरॉन। ये आपके स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। ठीक है बेटा, कॉर्टिसोल हमें पता है, कॉर्टिसोल आपका गोनैडोकॉर्टिकॉइड में मेन आपका हार्मोन कौन सा निकलता है? कॉर्टिसोल। टेस्टोस्टेरोन गोनैड निकालते हैं, एस्ट्रेडियोल गोनैड निकालते हैं, प्रोजेस्टेरॉन गोनैड निकालते हैं। गॉट इट? तो अब बेटा ओवरऑल ये सब के सब किस में आएंगे? स्टेरॉइड। कहिए तो मैं नाम लिख देता हूं इसके। ठीक है, तो नाम क्या हो गया बेटा? जैसे कॉर्टिसोल एनसीईआरटी के नाम है, इस वजह से मैं लिख दे रहा हूं। वैसे आपको मैंने मोटी मोटी बात बता दी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो गोनैड्स जो निकाले स्टेरॉइड है, बात यही खत्म हो गई। खैर तब भी टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रेडियोल हो गया, एस्ट्रेडियोल, एंड लास्ट वन इज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो हमारी ओवरी की कॉर्पस ल्यूटियम निकालती है। ठीक है, हमारी मतलब हमारी फीमेल में। ठीक है, इधर देखो बेटा, इसके बाद मैंने आपको दिखाया कि प्रोटीनेशियस और कैटकोलामाइन के रिसेप्टर पाए जाएंगे मेम्ब्रेन पर, आइडोथायरनिन और स्टेरॉइड के न्यूक्लियस के अंदर। तो आपके बेटा लेकिन मैंने बताया था इंट्रासेलुलर रिसेप्टर 2 प्रकार के, साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर, लेकिन मैक्सिमम क्या यूज करते हैं? न्यूक्लियर रिसेप्टर। बात यहां पर खत्म हो गई। इसके बाद जो आपके मेम्ब्रेनस रिसेप्टर होंगे उन्हें मेम्ब्रेनस रिसेप्टर से जो हार्मोन चिपकते होंगे उन्हें जरूरत होगी आपकी सेकेंडरी मैसेंजर की, और ये क्या करते हैं? एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं तीसरी तरीके से काम क्या बताया था? बाय इंटरेक्टिंग विद जीन। मैंने कहा था थायराइड और स्टेरॉइड जीन से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। कैसे? अंदर घुसे थायराइड स्टेरॉइड, अंदर घुसे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाए, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जाकर सीधे जीन से इंटरेक्ट किया और जीन से कहा चल भाई एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन बनाओ, प्रोटीन जो है आपका बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज कराएगी, दैट इज बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब आइए इसे एक बार हम एनसीईआरटी से देख लेते हैं। डर खत्म हो चुका होगा, एनसीईआरटी पढ़ो और डर हमेशा के लिए खत्म करो। और देखो कितनी गहराई में एनसीईआरटी बातें करती है, जो तुम बस लकीर के फकीर बने रहते हो, बस एनसीईआरटी अंडरलाइन कर करके खेल खत्म। अब देखना एक एक वर्ड की ताकत। हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू। हार्मोन अपना असर दिखाता है अपनी टारगेट टिश्यू पर। ठीक है, वो टारगेट टिश्यू कोई भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी अंग की सेल्स हो सकती हैं। बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन, अर्थात एक स्पेसिफिक प्रोटीन। बेटा रिसेप्टर क्या बताया था बेटा? लार्ज प्रोटीन होती है जो सेल के अंदर हो सकती हैं और मेम्ब्रेन में पाई जा सकती हैं। हार्मोन बाइंड करते हैं, अपना इफेक्ट दिखाते हैं बाय बाइंडिंग विद स्पेसिफिक प्रोटीन। एक स्पेसिफिक प्रोटीन से बाइंड करके उस प्रोटीन को क्या बोला? हार्मोन रिसेप्टर। नाम ही पकड़ लो। लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू ओनली, अपनी टारगेट टिश्यू। टारगेट हार्मोन का कौन होगा? वही होगा बेटा जिस सेल से जाकर जिस सेल पे वो अपना एक्शन दिखा सकता है, जिस पे उसके रिसेप्टर पाए जाएंगे। तो टारगेट टिश्यू पर ही ये रिसेप्टर पाए जाएंगे। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद हो सकता है, जैसे प्रोटीनेशियस और कैटकोलामाइन केमिकल नेचर के जो हार्मोन होंगे उनके मेम्ब्रेन पे मौजूद होंगे टारगेट सेल के। आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, वो कहलाएंगे भाई मेम्ब्रेन में बंधे हुए रिसेप्टर। और रिसेप्टर जो प्रेजेंट होंगे इनसाइड द टारगेट सेल वो कहलाएंगे इंट्रासेलुलर। अब इंट्रासेलुलर भी 2 प्रकार के, एक साइटोप्लाज्मिक एक न्यूक्लियर, लेकिन मोस्टली क्या यूज होते हैं बेटा? न्यूक्लियर रिसेप्टर। आगे प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। खत्म।
बाइंडिंग ऑफ ए हार्मोन, किसी हार्मोन का उसके रिसेप्टर से बाइंड होना, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, बनाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी मैसेंजर क्रिएट कर सकता है अगर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन पे बना है, ठीक है, और अगर बना है सेल के अंदर तो सेकेंडरी मैसेंजर बनाने की जरूरत नहीं। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली, बहुत प्यारा पॉइंट है, डायरेक्ट सवाल आएगा कि हर एक चाबी के लिए एक स्पेसिफिक ताला बना हुआ है, एंड हेंस रिसेप्टर आर स्पेसिफिक, मतलब एक पार्टिकुलर रिसेप्टर से एक पार्टिकुलर हार्मोन ही चिपकेगा, बिल्कुल की एंड लॉग मॉडल में। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड टू सर्टेन, अब ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ ये कुछ ना कुछ बायोकेमिकल चेंज कराएगा टारगेट टिश्यू में, और टारगेट टिश्यू की मेटाबॉलिज्म हल्की चेंज होगी, ठीक है, और अल्टीमेटली फिजियोलॉजिकल फंक्शन उसके चेंज होंगे। और ये सारी चीजें फिजियोलॉजिकल फंक्शन या बायोकेमिकल चेंज ये सब कौन रेगुलेट कर रहा है? हार्मोन। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, केमिकल नेचर के आधार पर यहां पर हार्मोन को डिवाइड किया 4 ग्रुप में, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, सिंपली बोलो प्रोटीन वाले हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये कौन निकालता है? पैंक्रियाज, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, मैंने आपको और भी बताए थे, पैराथायरॉइड हार्मोन आपके हो गए, और आपका प्लेसेंटा के द्वारा निकाला गया एचसीजी या मोस्टली प्लेसेंटल हार्मोन, ये प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, इनके रिसेप्टर पाए जाएंगे मेम्ब्रेन पर, इसका मतलब सेकेंडरी मैसेंजर बनना चाहिए। स्टेरॉइड हार्मोन जैसे आपका कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रेडियोल और प्रोजेस्टेरॉन, स्टेरॉइड हार्मोन के रिसेप्टर न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, इसका मतलब सेकेंडरी मैसेंजर की कोई जरूरत नहीं, ये जीन से इंटरेक्ट करेगा क्योंकि डायरेक्ट न्यूक्लियस तक जा रहा है, ठीक है, ये जीन से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं प्रोटीनेशियस वाले। आइडोथायनिन दैट इज थायराइड हार्मोन, T3 T4 जिसमें आयोडीन मौजूद होता है, इनके रिसेप्टर भी न्यूक्लियस में मौजूद हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके थायराइड हार्मोन है इनको भी सेकेंडरी मैसेंजर की कोई जरूरत नहीं है। अब बेटा अमीनो एसिड डेरिवेटिव जैसे आपका क्या हो गया? एपिनेफ्रिन, अमीनो एसिड कौन सा यूज हो गया? अमीनो एसिड कौन सा यूज होगा? टायरोसिन, टायरोसिन के डेरिवेटिव होते हैं एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, जिनको हम एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन कहते हैं, दोनों को मिला के कैटकोलामाइन, कैटकोलामाइन कौन निकालता है बेटा? एड्रिनल मेडुला। हार्मोन जो इंटरैक्ट करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से, वो नॉर्मली इंटर नहीं करते सेल में, वो बल्कि जनरेट करते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। कौन कौन से? ये सवाल आया हुआ है, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, IP3 यूज हो सकता है, इन्नोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट, सिंपली मैंने इन्नोसाइटोल बोल दिया, पूरा नाम होता है इन्नोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट IP3, P रिफर टू फॉस्फेट, यहां पर कैल्शियम आयन, विच इंटर्न जो बदले में रेगुलेट करेगा सेलुलर मेटाबॉलिज्म। कैसे करेगा? पूरा समझा दिया। हार्मोन जो इंटरैक्ट करता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से, मतलब अब जो हार्मोन डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं, डायरेक्ट एंट्री कौन करता है? स्टेरॉइड और आइडोथायरोन। मोस्टली ये अधिकतर रेगुलेट करते हैं सीधे जीन के एक्सप्रेशन को, जीन का एक्सप्रेस होना मतलब डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, या क्रोमोसोम के फंक्शन को बाय इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम, क्योंकि हमारे जीनोम दैट इज डीएनए से हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जाकर चिपकता है और उससे एमआरएनए बनवाता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनती है। और यहां पर क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मतलब ओवरऑल बायोकेमिकल एक्शन दिखाया गया है जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल इफेक्ट आ रहा है। यहां पर उसने क्या यूज किया है, इस डायग्राम में गौर से देखिएगा, उन्होंने एफएसएच दिखाया। अब आइए पोस्टमार्टम करते हैं। एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन निकालता है भैया? पिट्यूटरी, पिट्यूटरी निकालती है। पिट्यूटरी द्वारा निकाले गए हार्मोन प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, इसका मतलब एफएसएच का रिसेप्टर कहां पर पाया जाएगा? मेम्ब्रेन पर। लॉजिक, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा, इन्होंने ओवरी की एक सेल दिखा दी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा दी, जिसका आपकी लिपिड की बाइलेयर दिखा दी, और उसमें धसे हुए हैं एफएसएच के रिसेप्टर। मुझे कैसे पता चला? मैंने आपको पूरा तरीके से बता दिया कि एफएसएच का मुझे कैसे पता चला कि रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे मौजूद होगा। अब अंदर जा नहीं पाया, इसका मतलब इसका पहला रिस्पॉन्स क्या आएगा कि ये जनरेट करेगा सेकेंडरी मैसेंजर, जो कि साइक्लिक एएमपी हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, जिसकी वजह से बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आएगा। भाई सीधी बात है, एंजाइम एक्टिवेट होगा तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा, और एफएसएच हमें पता है ओवरी की ग्रोथ कराता है, ठीक है। ये आ गया फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब यहां पर इन्होंने हार्मोन कौन सा लिया है? एस्ट्रोजन। बस नाम दिखाओ, मैं बता दूंगा इसका रिसेप्टर कहां है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन बेटा कौन निकालता है? गोनैड्स निकालते हैं, और गोनैड्स द्वारा निकाले गए हार्मोन आपके स्टेरॉइड होंगे। स्टेरॉइड हार्मोन के रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर है, ये देखिए हार्मोन सट से घुसा अंदर, हार्मोन बनाया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स से, जाकर चिपकेगा डीएनए से, जो कि हमारा जीनोम है, डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन बना, और प्रोटीन से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आया। और हमें पता है बेटा जो आपका एस्ट्रोजन है वो एस्ट्रोजन क्या करता है? टिश्यू की ग्रोथ कराता है और उसका डेवलपमेंट कराता है। और ये आपकी यूट्रस की एक सेल दिखा दी, यूट्रस के ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपका एस्ट्रोजन का काम है। इस तरीके से हमने हार्मोन का पूरा एक्शन डायग्राम के साथ सीख लिया, एंड दिस इज कंप्लीट हार्मोनल रेगुलेशन। अब मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। इधर देखिएगा अच्छे से। अब मैं आपको एक लास्ट चीज समझाता हूं, इसे देखिएगा बेटा, मन लगा के देखना बेटा। जैसे मान लो ये एक सेल है, ठीक है। अब मैं सीधे रफ डायग्राम बना रहा हूं, और ये हो गया कोई मेम्ब्रेनस रिसेप्टर, जाकर हार्मोन चिपका, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, किसी अब सेकेंडरी मैसेंजर बनेगा,
ठीक है। सेकेंडरी मैसेंजर कोई भी हो सकता है, इनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, और आपका साइक्लिक एमपी हो सकता है, और भी बहुत सारे हैं, और किसी एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया। गॉट इट? यहां तक बातें क्लियर? और ये आपका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद ये न्यूक्लियर रिसेप्टर था, यहां पर कोई हार्मोन आकर बाइंड किया, क्या बना? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जाकर चिपकेगा डीएनए से, डीएनए से बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन। ठीक है। अब बेटा मोस्टली एंजाइम आपके क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अब अच्छे से समझना, ये बात है तो मैंने आपको बता दी। मोस्टली एंजाइम आपके क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। मान लो ये एंजाइम बना लेकिन ये एक्टिवेट नहीं है, ठीक है, तो अब इस एंजाइम को एक्टिवेट, मान लो एक हार्मोन आया जिसने क्या बनवाया? फाइनली एंजाइम बनवाया, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं है, और ये दूसरा हार्मोन आया और इस एंजाइम को क्या करवा दिया? एक्टिवेट करवा दिया। इसका मतलब मेम्ब्रेनस रिसेप्टर से चिपकने वाला हार्मोन और आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर से चिपकने वाला हार्मोन, ये आपस में मिलकर एक साथ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी दिखा सकते हैं। सिनर्जिस्टिक कहने का मतलब क्या होता है? एक साथ मिलकर किसी भी कार्य को करना, ठीक है, मतलब किसी भी फंक्शन को दो चीजें मिलकर कर रही हैं, मतलब दोनों का मिलकर नेट इफेक्ट आ रहा है। भाई इन्होंने एंजाइम तो बना दिया जो सीधे जाकर न्यूक्लियर रिसेप्टर पर जाकर चिपका, मैंने बताया न्यूक्लियर रिसेप्टर सीधे डीएनए या जीन से या जीनोम से इंटरेक्ट करता है। इसने एंजाइम तो बनवा लिया, लेकिन इस एंजाइम को एक्टिवेट कौन कर रहा है? एक्टिवेट वाले होते हैं मेम्ब्रेनस रिसेप्टर पर चिपकने वाले हार्मोन। तो ये एंजाइम एक्टिवेट कौन कर रहा है? ये वाला हार्मोन। इसका मतलब दोनों हार्मोन जो कि अपने अपने रिसेप्टर पर चिपके हैं, दोनों हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं इस एंजाइम को प्रॉपरली बनाने के लिए और इसको फंक्शन कराने के लिए। तो जो भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ये एंजाइम देगा, इस पर इफेक्ट आ रहा है दो हार्मोन्स का, ठीक है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि हार्मोन एक साथ मिलकर काम करते हैं। और बेटा ये तो हमें पता है कि बहुत सारे हार्मोन एंटागोनिस्टिक वर्क भी करते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट। इस तरीके से एंड होता है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन। और अब सब कुछ सीख ही चुके हो, अब कुछ बाकी नहीं रह गया है। अब तुम समझ सके हो कि जिस टॉपिक को तुम कठिन कहते हो वो टॉपिक क्या है। और एक बात मेरी आखिरी याद रखना हमेशा बेटा, बीइंग अ टीचर मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, और इस बात को कभी भूलिएगा मत, कि ये टॉपिक यकीनन सबको टफ लगता है, ठीक है, और इतने सिस्टमैटिक तरीके से शायद मैक्सिमम 99.9% बच्चों को क्लियर नहीं होता, ठीक है। कि मतलब अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि बताइए भैया एल्डोस्टेरॉन है, एल्डोस्टेरॉन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है ना, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और वो कौन निकालता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा निकाले गए हार्मोन स्टेरॉइड। अब हमसे डायरेक्ट पूछ लिया कि बताओ भैया एल्डोस्टेरॉन का रिसेप्टर कहाँ होगा, तो मुझे पता है स्टेरॉइड हार्मोन है, रिसेप्टर न्यूक्लियस में होगा, तो खत्म, इसका रिसेप्टर न्यूक्लियर रिसेप्टर होगा। तो इस चीज़ों को सिस्टमैटिक पढ़ने की कोशिश करिए, कंसेप्चुअल पढ़िए, और याद रखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री पर स्ट्रेस ज़्यादा दीजिए अगर आपको नीट में सिलेक्शन लेना है। और अगर आपको नीट में थोड़ा सा एंजॉय करना है, कि आपको फील करना है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप ज़्यादातर बायो पढ़ा करिए। सिलेक्शन नहीं होगा, मज़ा बहुत आएगा लेकिन पक्का, ठीक है। तो बेटा बायो में क्या करना, बायो में सिर्फ बस लेक्चर कर लो, हमारा इतना काफ़ी है। और टेस्ट से पहले आपको, अगर मैं टेस्ट अनाउंस कर रहा हूँ तो टेस्ट से पहले आपने 1 घंटे बायो देख ली, ठीक है, लेक्चर के बाद 15 मिनट बायो पलट ली, इतना बहुत है। अपना मेन फोकस डालिए फिजिक्स और केमिस्ट्री पे, और ध्यान रखना कि जैसे ये टॉपिक देखने में कठिन लगता है, ऐसे पी और सी देखने में कठिन लगती होती नहीं है। बेस पे ज़्यादा टाइम दीजिए, बड़ी चीज़ें अपने आप आसानी से सीख जाएंगे। ईंटे पे ईंटा रखना सीख लीजिए, बिल्डिंग बनाना कोई बड़ी बात नहीं। सो गाइस, दिस इज साहिल सिद्दीकी। आज की बात है यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद। आइए अब हम अपने टॉपिक की ग्रिप को चेक करने के लिए यहां पर टोटल 7 क्वेश्चन आए हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन से, उन्हें हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और देखेंगे हमने कितना ग्रैस्प किया। ग्रैस्प कर चुके हो मुझे पता है, अब खटाखट आंसर बताते जाओ। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एसिड हार्मोन, मतलब इनमें से कौन सा हार्मोन है जो अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है। थोड़ा स्मार्टनेस यूज करना। तो सबसे पहली बात तो एपिनेफ्रिन, ठीक। अब इसका पूरा बेटा एपिनेफ्रिन सीधे आंसर मुझे वैसे पसंद नहीं होगा, आप पूरा मुझे सोच के बताओ आंसर कैसे आपको एपिनेफ्रिन पता है, क्योंकि मुझे पता है कि एड्रीनल ग्लैंड के मेडुला द्वारा निकाले गए हार्मोन अर्थात कैटकोलामाइन। कैटकोलामाइन आपके कितने प्रकार के, नहीं दोबारा होगा, चुप रहो बस। अब हम अपनी ग्रिप चेक करने के लिए कि हमने चीजों को कितना ग्रैस किया, वैसे आप ग्रैस कर चुके हो, मुझे पूरी आइए अब हम नीट में मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन से आए हुए 7 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है, उन्हें सॉल्व करेंगे और खटाखट बहुत तेज स्पीड में करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैं क्योंकि सॉल्व कर रहा हूं तो अभी मैं एक एक ऑप्शन पे बहस करूंगा कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ये नहीं पूछ के वो पूछ लिया तो क्या आंसर लगाओगे, तो अभी हम सारी चीजों पर बात करेंगे। लेकिन एग्जाम में तो आपको सीधे आंसर ठोकना है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऑप्शन का क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन में थोड़ा मैनिपुलेशन होता है, नया क्वेश्चन बन जाता है। इस वजह से हम क्वेश्चन की रीढ़ की हड्डी तोड़ेंगे, बैकबोन तोड़ेंगे, ठीक है। तो अब बेटा थोड़ा स्मार्टनेस यूज करना।
तो क्या कहता है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एसिड हार्मोन। तो बेटा हमें पता है अमीनो एसिड हार्मोन बनाती है एड्रीनल ग्लैंड की मेडुला, एड्रीनल ग्लैंड की मेडुला, एड्रीनल ग्लैंड की मेडुला जो हार्मोन निकालती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैटकोलामाइन। कैटकोलामाइन क्यों बोलते हैं आपको पता होगा, अमीनो एसिड की डेरिवेटिव है, दैट्स व्हाई कैटकोलामाइन। अब कैटकोलामाइन बेटा दो प्रकार के हो सकते हैं, एड्रेनलिन जिसका दूसरा नाम एपिनेफ्रिन है, नॉर एड्रेनलिन जिसका दूसरा नाम नॉर एपिनेफ्रिन है। तो आपके एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन ये हुए अमीनो एसिड के डेरिवेटिव, और अमीनो एसिड कौन सा बेटा, टायरोसिन। तो हमारा आंसर हो गया थर्ड। अब बचे हुए तीन ऑप्शन एस्टेडियोल, एक्डिजोन और एस्ट्रियोल, ये तीनों के तीनों आपके स्टेरॉइड हार्मोन हैं, और हमें पता है बेटा स्टेरॉइड हार्मोन मतलब ये कोलेस्ट्रॉल या उनके डेरिवेटिव है। तो हमारा ऑप्शन हो गया थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच इज करेक्ट, इनमें से कौन सी बात सही है अबाउट द हार्मोन एक्शन इन ह्यूमन। ह्यूमन में अगर हार्मोन एक्शन की बात करें तो मेरा फोकस इस समय सिर्फ उस ऑप्शन पे होगा जो मेरे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन के अंतर्गत आता होगा, ठीक है। तो अब चलिए ऑप्शन नंबर थर्ड अगर हम फोकस करें तो कह रहा है इन फीमेल एफएसएच बाइंड करता है स्पेसिफिक रिसेप्टर से जो ओवरी की सेल मेम्ब्रेन पर एक्ट करता है। तो हमें पता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, ये प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करने में मदद करता है, ठीक है। अब भाई फॉलिकल किस में पाई जाती है, ओवरी में, तो ये कंफर्म है कि ये ओवरी के साथ ही हरकत करता होगा, इतने से मुझे ये पकड़ में आ गया। अब आइए आगे बात करें अगर, तो अब एफएसएच बेटा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये कौन निकालता है, ये निकालती है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा निकाले गए हार्मोन आपके कौन कैसे होते हैं बेटा, आपके प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, और प्रोटीनेशियस नेचर के जो हार्मोन होते हैं उनके रिसेप्टर कहां पर पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफएसएच बाइंड करेगा स्पेसिफिक रिसेप्टर से जो ओवरी की सेल्स की मेम्ब्रेन पर मौजूद होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, थर्ड। बिल्कुल कंप्लीट लॉजिक के साथ क्वेश्चन लगा रहे हैं। अब कॉन्फिडेंस लेवल समझ में आया बेटा कैसे बूस्टअप होता है, बेस से पढ़ने का फायदा, वरना बार बार पढ़ते रहो, हर साल पढ़ते रहो, वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन, इनमें से कौन सा पेयर है हार्मोन का जो एग्जाम्पल बनाता है दैट कैन इजिली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल, कि टारगेट सेल है इसके अंदर वो घुस जाता है और बाइंड करता है न्यूक्लियर रिसेप्टर से। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पेयर है, इंसुलिन ग्लूकागॉन, थायरॉक्सिन इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन, ऑक्सीटोसिन, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, इनमें कौन सा ऐसा पेयर है हार्मोन का जो लिपिड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर घुस जाता है। तो हमें पता है ऐसा करते हैं स्टेरॉइड हार्मोन और आपका आइडोथायरोनिन, ठीक है। अब बेटा स्टेरॉइड हार्मोन कौन कौन निकालता है, एड्रीनल ग्लैंड की कॉर्टेक्स और उसके साथ साथ गोनैड्स। तो बस खत्म। पहला ऑप्शन देखिए कह रहा है इंसुलिन ग्लूकागॉन, गलत। इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है ये आपकी पैदा करती हैं पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज द्वारा निकाले गए हार्मोन कैसे होते हैं, प्रोटीनेशियस नेचर के पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। तो इनके रिसेप्टर कहां पर पाए जाते हैं बेटा, मेम्ब्रेन पर। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत। दूसरा थायरॉक्सिन, यहां तक बात सही है, थायरॉक्सिन सही है। इंसुलिन गलत, क्योंकि ये भी कैसा होगा, पेप्टाइड नेचर का होगा, इसके रिसेप्टर कहां पर पाए जाएंगे, मेम्ब्रेन में। तीसरा ऑप्शन सोमैटोस्टैटिन और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों के दोनों हाइपोथैलेमिक हार्मोन, और हाइपोथैलेमिक हार्मोन प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, तो इनके रिसेप्टर भी कहां पर पाए जाएंगे, मेम्ब्रेन पर। चौथा कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन, बेटा कॉर्टिसोल हमें पता है एड्रीनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स निकालता है। एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स कितने ग्रुप ऑफ हार्मोन निकालते हैं, 3। कौन कौन से, आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और आपके गोनैडोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन है, कॉर्टिसोल। तो ये क्या हुआ आपका, कैसा हार्मोन हुआ, स्टेरॉइड हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन गोनैड निकालते हैं, गोनैड द्वारा निकाले गए हार्मोन भी कैसे होते हैं आपके, स्टेरॉइड। और स्टेरॉइड हार्मोन आपके अंदर एंट्री करते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, मेनली बताया था। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 4, बिल्कुल कंप्लीट लॉजिक के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज अ मॉडिफाइड अमीनो एसिड। भाई मॉडिफाइड अमीनो एसिड टायरोसिन का डेरिवेटिव एपिनेफ्रिन, ऑप्शन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, केमिकली हार्मोन्स आर, ना तो सिर्फ प्रोटीन होते हैं, ना तो सिर्फ स्टेरॉइड होते हैं, ना तो बायोजेनिक अमीन। बायोजेनिक अमीन, जेनिक का मतलब पैदा करना, बायो का मतलब होता है लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा पैदा किए गए अमीन्स आपके क्या कहलाएंगे, बायोजेनिक अमीन्स, ठीक है। बायोजेनिक अमीन मतलब वही अमीनो एसिड के डेरिवेटिव, कैटकोलामाइंस। तो बेटा तो तीनों ऑप्शन गलत हो गया, ओनली तो गया। प्रोटीनेशियस भी हो सकते हैं, स्टेरॉइड नेचर के भी हो सकते हैं, बायोजेनिक अमीन भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन है जो सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी और आपका कैल्शियम या इनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट मतलब IP3, ये सब आपके सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करते हैं। किन हार्मोन्स के लिए, वो हार्मोन जो मेम्ब्रेन रिसेप्टर पे जाकर बाइंड करते हैं, लेकिन सोडियम नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, 4। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा सवाल है, लास्ट सवाल है, देखिएगा। ये सवाल क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोन एक्शन,
जो भी हार्मोन एक्शन है, हार्मोन के काम करने का तरीका है, इसका जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने एक्सेप्ट किया, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, कह रहा है अगर मान लीजिए रिसेप्टर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिए जाए, हटा दिए जाए, मतलब जो सेल के ऊपर रिसेप्टर पाए जा रहे हैं वो रिसेप्टर क्या किए जाए, रिमूव कर दिए जाए, तो बताइए टारगेट ऑर्गन के साथ क्या होगा, टारगेट ऑर्गन कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, अब बेटा कॉमन सेंस लगाओ, इन्होंने रिसेप्टर हटा दिए हैं, ठीक है, रिसेप्टर अगर इन्होंने कम किए होते तो हम क्या करते, हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ा देते, तो हार्मोन अपना एक्शन स्मूथली करने लगता वापस, लेकिन इन्होंने कहा रिसेप्टर है ही नहीं, और जब रिसेप्टर ही नहीं है तो हार्मोन बाइंड नहीं करेगा, और जब हार्मोन बाइंड नहीं करेगा तो हार्मोन एक्शन नहीं दिखाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सेकंड, नॉट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन, हार्मोन के लिए सेल कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी, अब ये नॉर्मल सेल की तरह बिहेव करेगी। तो टारगेट सेल अब है ही नहीं क्योंकि रिसेप्टर नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए क्यों गलत है, कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन विदाउट एनी डिफरेंस, कैसी बातें कर रहे हो, बगैर किसी डिफरेंस के वो रिस्पॉन्स देती रहेगी, रिसेप्टर है ही नहीं हार्मोन को एक्सेप्ट करने के लिए और सेल रिस्पॉन्स देगी, बिल्कुल नहीं, पहला ऑप्शन गलत। थर्ड ऑप्शन क्यों गलत है, कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन बट विल रिक्वायर हायर कंसंट्रेशन, ये ऑप्शन तब सही होता जब ये बोलता है कि रिसेप्टर काफी कम हो गए तो हार्मोन का हम कंसंट्रेशन बढ़ा के हार्मोन का एक्शन क्या करते बेटा, स्मूथली चला देते। तो ये तब ऑप्शन लगता जब हार्मोन बोलता रिसेप्टर क्या है, हार्मोन के कम है, कम नहीं है, खत्म है, रिमूव कर दिए गए हैं। फोर्थ ऑप्शन कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड टू हार्मोन, अपोजिट वे सेम वे, कैसी बात करो, जब रिसेप्टर ही नहीं है तो बात खत्म। तो थर्ड और फोर्थ गलत, फर्स्ट गलत, हमारा आंसर हो गया सेकंड। इस तरीके से हमने सारे के सारे क्वेश्चन लगा लिए हैं, दैट्स ऑल। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन?